नहीं यार, मजाक एक हद में होता है। पता नहीं किसी मेरे दोस्त ने मेरा नंबर लेके जीवन साथी में मेरी आईडी बना दी। अब ऐसी आईडी बनाई है कि रोज सुबह सुबह एक मैसेज तो ज़रूर आता है कि सूरत से दामिनी से तुम्हारा मैच हो गया और दिल्ली से सुहानी का। मतलब बता क्यों रहा हूँ, बट अभी अभी ये जस्ट रिकॉर्डिंग बटन दबाने से पहले अभी मेरे को और मैं एक अलर्ट आया तो इसलिए बता दिया। खैर जो भी है, मंडे नाइट रॉ के ऊपर रैंडी ओटन का सेलिब्रेशन हुआ था ना, जहाँ पे उनके 20 साल पूरे हुए थे। तो एक और उनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखो, रैंडी ओटन ने जो WWE में अपना डेब्यू किया था वो स्मैकडाउन पर था 2002 में 25 अप्रैल। वो तो आपको पता ही है, इस बार की 25 अप्रैल से। लेकिन इस बार रॉ के ऊपर जब उनके 20 साल पूरे हुए ना, तो स्पेशल चीज़ ये थी कि रैंडी ओटन की ये 1000वीं अपीयरेंस थी। यानी कि ठीक 1000वीं, ये 100वीं अपीयरेंस, सॉरी 1000वीं है, 100वीं की बोला, 1000वीं अपीयरेंस, मतलब 1000 वाली अपीयरेंस थी रैंडी ओटन की मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक फैक्ट है कि जिस टाइम पर उनके 20 साल WWE के अंदर पूरे हुए हैं, तो मंडे नाइट रॉ के ऊपर उनकी ये 1000वीं अपीयरेंस थी। तो ये कुछ स्पेशल मुझे लगा, तो आपके साथ जो मैंने ऐसे शेयर कर दिया। अब अच्छा कोइंसिडेंस था वैसे। देखो, MVP ने खली के बारे में तो आई थिंक अपने कैरेक्टर में रह के बोला कि ओमोस उससे ज़्यादा बड़ा है, तगड़ा, उसके अंदर पोटेंशियल है। तो MVP के बारे में ओमोस भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि एजे स्टाइल से अगर मैं कंपेयर करूं तो MVP काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने कहा कि देखो, जो MVP बंदा है ना, वो इस गेम को मेंटल एस्पेक्ट से देखता है कि अच्छा इसको किस तरीके से देखा जा सकता है। उनको पता है, वो मुझे बता रहे हैं कि क्या क्या लगता है एक सुपरस्टार होने के लिए। और द रूलर ऑफ द WWE यूनिवर्स उन्होंने कहा, और ये भी कहा कि दैट इज़ वेयर MVP इज़ लीडिंग मी, यानी कि मुझे उस तरफ लीड कर रहे हैं कि मैं रूल कर सकूँ, रूलर बन जाऊँ WWE यूनिवर्स का। तो ओमोस ने भी MVP की तारीफें कर दी हैं। इससे पहले MVP ने तारीफें करी थी। तो भाईचारा कुछ तगड़ा ही हो रहा है दोनों का। अच्छा, रैंडी ओटन को ना गोल्डबर्ग ने भी अप्रिशिएट किया है। उनके 20 साल पूरे हो गए हैं। तो गोल्डबर्ग वैसे ज़्यादा लोगों के बारे में कमेंट नहीं करता WWE में क्या चल रहा है फिर क्या नहीं। आपको पता है, वो बहुत ज़्यादा कट के रहते हैं जब तक वो खुद किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंस्टाग्राम के ऊपर इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया, और यहाँ पर आप लोग कैप्शन में देख सकते हो कि कितना वो रैंडी ओटन को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑलवेज एन ऑनर टू शेयर द रिंग थ्रू आउट द ईयर्स विद दिस यंग मैन, एंड मोर इंपॉर्टेंटली ही इज़ अ ग्रेट मैन। तो ऐसा क्या है कि गोल्डबर्ग ने अप्रिशिएट कर दिया रैंडी ओटन को। वैसे मैंने आपको एक स्टोरी बताई है रैंडी ओटन और गोल्डबर्ग की, कि जब रैंडी ओटन अपना पहला टैटू करवाने गए थे ना, तो वो गोल्डबर्ग का वो जो टैटू है, आपने देखा होगा, आपने रैंडी ओटन और गोल्डबर्ग की टैटू में काफी सिमिलरिटी देखी होगी, अगर आपको याद होगा, जो शोल्डर के ऊपर है। तो उन्होंने यही कहा था कि इवन आप इस पोस्ट में भी देख सकते हो, यहाँ पे शोल्डर पे नजर भी आ रहा है, तो काफी सेम लग रहा है। तो रैंडी ओटन जब गए थे टैटू आर्टिस्ट के बाद, उन्होंने कहा मुझे कोई टैटू नहीं चाहिए, मुझे गोल्डबर्ग वाला टैटू चाहिए। बट रैंडी ओटन को समझ में आया कि अगर वो ऐसा कर देते तो वो कितनी स्टुपिडिटी होती। हालांकि काफी सिमिलर टैटू है रैंडी ओटन का गोल्डबर्ग से। और ये एक स्टोरी मैंने आई थिंक बताई है, बट अभी याद आ गया तो फिर से आपके साथ शेयर कर दिया। समर स्लैम के बारे में, जो कि इस बार भी काफी बड़ा इवेंट होने वाला है पिछली बार की तरह। मैंने आपको जब एक पुराना ग्राफिक दिखाया था, तो मैंने आपसे कहा था कि वहां पर चेंज हो गया है लोगों के अंदर, और लोगों में फिर से चेंज हो गया। और ये लोगों तो बिल्कुल ही अतरंगी बना दिया WWE ने। आप लोग देख सकते हो इस ग्राफिक के अंदर, जहाँ पर ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैशली, रोमन रेंस, ये सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं। ब्रॉक लेसनर ने केविन ओवेंस को उठाया भी हुआ है। और यहाँ पर समर स्लैम का लोगो बिल्कुल ही अलग है। ये मुझे क्यों ऐसे वाटर वाली वाइब दे रहा है, जैसे समर है तो पानी, बीच, ऐसे वाली कुछ वाइब दे रहा है मुझे। इससे तो यही पता लग रहा है। वैसे समर स्लैम की थीम होती है बीच वाली, और इस बार ऐसा लग रहा है WWE ने शायद इसमें कुछ ज़्यादा घुसने की कोशिश करी है। पहली नज़र में इतना पसंद तो नहीं आया मुझे, सही बताऊं तो, बट फिर भी कुछ नया है, कुछ तो फ्रेश है, तो इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। एक लाइन आ गई अभी भी बीच में ऐसे ज्ञान देने वाले कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। ठीक है चलो जॉन सीना की बात करते हैं। तो जॉन सीना के ऊपर एक तगड़ा वाला एलिगेशन लगा है, या फिर एक कह सकते हैं कि मतलब एलिगेशन क्या लगा है, जॉन सीना के ऊपर डिस निकाल दिया। तो कॉपीराइट करके एक रैपर है, जिनके बारे में आज से पहले मुझे तो नहीं पता था, अभी पता चला। उन्होंने ये ब्लेम किया है, ब्लेम नहीं किया है, सीधा इल्जाम ही लगाया है, वही बात हो गई कि जॉन सीना उनके जो लिरिक्स हैं उनको चुराते हैं। मतलब आपको पता है ना, जॉन सीना ये थोड़े गाने वाने में भी हैं। इवन डॉक्टर ऑफ थर्गोनॉमिक्स का गिमिक तो हम लोगों ने उनका देखा ही है WWE के अंदर। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो बंदा है मेरे लिरिक्स को चुराता है, और वो डिस में ये सारी बातें बोल रहे हैं। जॉन सीना ने पास में एक स्टेटमेंट दिया था, जहां पर उन्होंने कॉपीराइट के बारे में ये कहा था कि कैसे वो कॉपीराइट को जो है काफ़ी पसंद करते हैं। मतलब वो कॉपीराइट की बेसिकली जॉन सीना ने खुद कहा था कि वो फ़ैन है। अब जॉन सीना, अब मैं इसके बारे में क्या ही कमेंट करूँ, ना मैंने कभी कॉपीराइट के लिरिक्स सुने, ना गाने सुने। जॉन सीना के बारे में तो सुना ही है, हम सब ने जितना सुना है। तो उन्होंने ये एलिगेशन लगाया हुआ है जॉन सीना के ऊपर। अब क्या है सच्चाई वो तो कुछ नहीं पता, बट जॉन सीना को छुड़ाने की जरूरत पड़ेगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्योंकि भाई बंदा खुद से इतना क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी सारी उनकी WWE टेलीविजन के ऊपर दिखती है। तो क्या करें इसके बारे में, क्या कहें क्या बोलें, मेरे को कुछ पता नहीं है इसके बारे में। बस जस्ट ये एक एलिगेशन था जॉन सीना के ऊपर लगा हुआ। आई थिंक अगर मैं जॉन सीना की साइड से सोचूँ, थोड़ा सा बायस रुके,
नहीं नहीं, जॉन सीना की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, वो बंदा ही कुछ गलत बोल रहा होगा। WWE के अंदर एक पंगा भी पड़ गया, और पंगा ये पड़ा है कि जो कोविड है उसने WWE को फिर से हिट कर लिया है। हाँ वैसे आपके आसपास भी ऐसा चल रहा है क्या कि मतलब मेरे आसपास तो ऐसी बात चल रही है कि हाँ जैसे लॉकडाउन वगैरह दोबारा से लग सकता है, आपके यहाँ सिचुएशन क्या है? बट अभी सही बात यह है कि आई थिंक मेजोरिटी में जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, तो थोड़ा सा डर कम है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे बिल्कुल ही इधर उधर हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। मुझे याद आया, वैसे ब्लॉग मैंने अभी डाला एक, अभी से 2 घंटे पहले डाला है रोहित पंत वाले चैनल के ऊपर, तो आई बटन पे डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में, यार जाके देख लेना उसे, ठीक है? क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको एक बड़ी बात बताई है, वो घूमने फिरने से मुझे उसकी याद आ गई। वैसे मैं भी जा ही रहा हूँ यार, बट थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके, क्योंकि क्या बोल रहा हूँ मैं, वो बहुत बड़ी चीज़ है, काइंड ऑफ मेरा एक ड्रीम पूरा होने जैसी चीज़ है वो, तो आप ब्लॉग जाके देख सकते हो, ठीक है? तो WWE के अंदर जो कोविड है वो हिट हो गया है, और हिट होने के बाद कुछ जो सुपरस्टार्स हैं वो इसकी लपेटे में है, इसकी चपेट में है। हालांकि सिचुएशन ज़्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि टेलीविजन के ऊपर अभी नहीं आ रहे। अब उससे मुझे कोई आइडिया नहीं कि वो नाम कौन सा है क्या, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं है। बट इतनी सिचुएशन आई थिंक सीरियस अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब मामला पहले से काफ़ी ज़्यादा सही है। बट अगैन इसका मतलब ये नहीं कि हम ऐसे आवारागर्दी करते फिरें, क्योंकि वो भी करना जो है सही नहीं रहेगा। वीर महान ने अपने ट्विटर के ऊपर इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया, जो कि आप लोग देख सकते हो। फोटो के साथ कैप्शन लिखा हुआ है, नो शर्ट नो सर्विस, दे हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, गॉट सर्व्ड। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात क्या है, ना मेरा ध्यान कैप्शन पे गया, ना मेरा ध्यान ये गया कि उन्होंने शर्ट पहनी है या फिर नहीं, बट उनकी अगर आप देखो जो उन्होंने पहना हुआ है, जो भी पहना है, आई थिंक स्लीवलेस कुछ तो पहना हुआ है, यहाँ पे फील्ड हैं, फील्ड नज़र आ रहे हैं। और ये सिर्फ मुझे नहीं लगा, जब मैंने इसके ट्विटर के ऊपर रिप्लाईज देखे तो मुझे नज़र आता है कि फैंस ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये काइंड ऑफ वीर महान हिंट कर रहे हैं कि शायद उनकी फील्ड से कोई स्टोरी लाइन हो सकती है। इवन एक ने तो ये भी कमेंट किया था कि वीर महान को स्ट्रॉन्ग इसीलिए दिखा रहे हैं, सिमिलरली जैसे ओमोस को स्ट्रॉन्ग दिखाया था और बॉबी लैशली उनको तबाह किया था ताकि वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे, तो आई थिंक वीर महान को भी स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं और तबाह करने के लिए फील्ड ब्रे वाइट आएंगे WWE के अंदर, और शायद इस तरीके से वो उनका रिडेम्पशन होगा WWE में वापस आने का। मुझे अभी इसके पीछे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता, बट मुझे लॉजिक ये भी समझ में नहीं आता कि वीर महान फील्ड का क्यों पहनेंगे सीन, मतलब फील्ड की उन्होंने ये जो मर्च है वो क्यों पहनी हुई है, क्या वो, क्योंकि ऐसे तो उन्होंने कभी किसी ना इंटरव्यू के अंदर ना कुछ बोला, मतलब बंदा मर्च ही पहन के आ गया। चलो हम पहन के आए तो ठीक है, लेकिन कोई सुपरस्टार दूसरी सुपरस्टार की मर्च पहन रहा है, वो थोड़ा सा कभी कभी अजीब सा लगता है। तो अभी तो ये स्पेकुलेशन, आपको क्या लग रहा है, क्या इसमें कुछ रियलिटी है, क्या कुछ सच्चाई है, या फिर जस्ट ये दिमाग के घोड़े ज़्यादा दौड़ाने वाली बात हो रही है? मुझे आप लोग बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। न्यू कासल के अंदर रिसेंटली WWE का एक लाइव इवेंट हुआ था, और उस लाइव इवेंट के अंदर कुछ एक अलग चीज़ हुई। ऐसे कहते हैं ना कि भाई हमने तो, जैसे इंग्लिश में होता है कि वी टोर द हाउस, यानी हमने इतना धमाल मचाया कि हमने छतें उड़ा दी। वैसे हिंदी में उसको नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदी में उसका मतलब अलग ही निकल जाता है। और साथ में उस चीज़ को काइंड ऑफ रियलिटी में बदल भी दिया, क्योंकि रिंग तोड़ दी भाई ड्रू मैकिंटायर ने, वो रस्सियाँ जो तोड़ दी। ट्वीट देख सकते हो आप लोग ड्रू मैकिंटायर का, यहाँ पर लिख रहे हैं थैंक यू WWE न्यू कासल, वी टोर द हाउस एंड द रिंग डाउन, यानी रिंग भी उन्होंने तोड़ दी है। बॉबी लैशली के साथ उनका मैच था, तो इस मैच में ये सीन जो है बनता है। वैसे लाइव इवेंट के अंदर ऐसा हो जाए ये बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि जब भी ऐसा मूवमेंट बनता है, आपको पता है WWE में चीज़ें पहले से प्लान होती हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे सीन थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है, मतलब सच में उन्होंने रस्सियाँ तोड़ दी, तो ये कुछ अलग चीज़ हुई, ठीक है? रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर के बारे में आपको सीन बताता हूँ। हम सोच रहे हैं ना कि राइवलरी खत्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? अब ये चैप्टर ओवर हो चुका है, रोमन रेंस ने भी कहा कि चैप्टर ओवर हो चुका है। बट गाइज ये सी राइवलरी है जो कभी ओवर नहीं हो सकती। जैसे चूहे और बिल्ली, किसके चूहे और बिल्ली का, हाँ जैसे चूहे बिल्ली का एक दूसरे को चेस करना रहता है, ऐसे टॉम एंड जेरी की स्टोरी रहती है ना, दोनों कितने ही साथ में आ जाए बट एंड में जाके उनको एक दूसरे के पीछे भागना होता है। तो वही सीन है यहाँ पर, और इस बात को डेव मेल्टजर ने एक्सप्लेन किया कि देखो आगे जाकर WWE के पास अगर कोई मेजर चैलेंजर्स की बात करें जो कि एक्चुअल में थ्रेट पोज कर सकते हैं रोमन रेंस के लिए, वो ज्यादा WWE के पास है नहीं, उनके पास ज्यादा ऑप्शन है नहीं। और क्योंकि बहुत सारे WWE के बड़े बड़े पेपर व्यूज आने वाले हैं, जैसे कि जुलाई के अंदर होगा पहले, उसके बाद जुलाई के एंड में होगा समर स्लैम, फिर सितंबर में उन्होंने कहा तीसरा, फिर उन्होंने कहा कि सऊदी होगा। तो तुम्हारे पास जब 4 मेजर इवेंट्स हैं, तो यहाँ पे सोच पाना काफी मुश्किल हो जाता है कि WWE करेगी क्या। तो ऐसे में शायद WWE फिर से जाएगी रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की तरफ, क्योंकि उनके पास इससे बड़ा और कुछ है नहीं दिखाने के लिए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि शायद ये वाली राइवलरी आपको फिर से बहुत जल्दी रिज्यूम होती हुई दिखाई दे सकती है अकॉर्डिंग टू मेल्टजर, क्योंकि देखा जाए तो बात में रियलिटी भी है। क्योंकि अगर रोमन रेंस से चैंपियनशिप ब्रॉक लेसनर ले पा रहे तो फिर दिमाग में कोई बंदा ही नहीं आता है, तो फिर यही लगता है कि नहीं लेगा तो ब्रॉक लेसनर लेगा, वरना शायद कोई नहीं लेने वाला। तो ये कुछ यहाँ पे रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की राइवलरी को लेकर सीन है। अब मेरे को सही में इसको कितनी बार मैं देख लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक स्टोरी अच्छी देनी चाहिए। बट हाँ, वो डिसअपॉइंटिंग था जरूर मैच रेसलमेनिया का, उससे बेटर हो सकता था। तो ये सोच के देख लूंगा कि नहीं यार वो मजा नहीं आया था रेसलमेनिया मैच में, एक बार फिर से कुछ ऐसा करो जो हमें मजा है। तो ये ऐसी राइवलरी जो खत्म नहीं हो सकती, और मेल्टजर ने इसी बात को एक्सप्लेन किया। बाकी गाइस ब्लॉग जाके आप देख लो, डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, बाकी आप लोग उससे जाके एंजॉय कर सकते हो, ठीक है? कुछ वहाँ पर मैंने आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।